जीवन क्या है? क्या इसकी कोई ठोस डेफिनेशन है? ब्रह्मांड के जन्म के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन ये सब तत्व बने और इन तत्वों ने ठोस चीजों का निर्माण किया, गैस का निर्माण किया, ग्रहों का निर्माण किया, एनर्जी का भी निर्माण किया और इन सबको मिलाकर ब्रह्मांड बना। लेकिन ब्रह्मांड के ये बेसिक तत्व तो निर्जीव है। उन्होंने बनाए ग्रह, तारे, निहारिकाएं, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, रेत, पानी सभी तो निर्जीव है। तो फिर इन्हीं तत्वों से बने हम इंसान, बाघ, गाय, वानर, जिब्रा, माखी, मगरमच्छ, पशु, पक्षी ये सब जीवंत कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मांड का कोई पदार्थ सजीव है या निर्जीव, उन्हें डिफाइन कैसे किया जाए? तो दोस्तों, ब्रह्मांड में कोई भी चीज सजीव है या निर्जीव, इसे डिफाइन 7 बातों से किया जाता है और इन 7 बातों का जवाब हाँ मिले तो ही मानना कि कोई चीज सजीव है, और इन 7 में से एक भी चीज का जवाब ना में मिले तो समझो कि वो निर्जीव है। इन 7 बातों में सबसे पहली है हलन चलन, यानी कि मूवमेंट। इंसान, प्राणी या पक्षी नहीं, लेकिन वनस्पति भी मूवमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले तो सूरजमुखी का फूल, वो अवकाश में सूर्य की गतिविधि को अनुसरता है। कई सारी बेल है जो वनस्पति को या किसी चीज को अपना सहारा बनाकर उससे लिपटकर आगे बढ़ती है। कई सारे पेड़ पौधे हैं जो अपना विकास करने के दौरान वृद्धि पाते हैं। वो स्थूल नहीं है, इसलिए ये सभी चीजें सजीव की कैटेगरी में आती है। नंबर 2 है पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। अपनी खुराक में से पोषक तत्वों को पचाकर वृद्धि पाने वाली किसी चीज को ही सजीव कहा जा सकता है। इसलिए कोई सजीव खुराक में से पोषण ले वो जरूरी है। जीव को जीव सिद्ध करने वाली तीसरी कैटेगरी है चयापचय, यानी कि उपापचय, जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। किसी जीव का मेटाबॉलिज्म सिस्टम ही उस जीव ने खाए हुए खुराक को पचाकर उसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इस उपापचय की प्रक्रिया द्वारा ही कोई सजीव अपने अस्तित्व को टिका पाता है। जीवंत वस्तु को सजीव पुरवार करने वाली शर्त नंबर 4, शौच, यानी कि टॉयलेट। खाए हुए खुराक को और पानी को मूत्र मार्ग या मल मार्ग द्वारा शरीर से बाहर फेंक देना भी एक जीव के जीवंत होने का प्रमाण है। नंबर 5 है प्रजनन, यानी कि वंश वृद्धि। लोहा, पीतल, तांबा, सोना या ब्रह्मांड की कोई और चीज अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाती, लेकिन इंसान, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, पेड़ पौधे ये सभी अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। वो प्रजनन करते हैं, इसीलिए वो सजीव है। नंबर 6 संवेदन, यानी कि सेंसेस। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करके उसमें क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, वो एक जीव को संवेदन के द्वारा ही पता चलता है, और इसीलिए किसी भी जीव में सेंसेस यानी कि ज्ञानेंद्रिय होनी बहुत ही आवश्यक है, जिससे वो संवेदना महसूस कर सके। और 7वां और सबसे आखिर है वृद्धि, यानी कि विकास। इस ब्रह्मांड में हर कोई जीव हमेशा एक दर तक और एक हद तक वृद्धि पाता है, और जो वृद्धि नहीं पा सकता है वो पदार्थ निर्जीव है। तो दोस्तों, किसी भी जीव में इन 7 बातों का होना बहुत जरूरी है। इन 7 बातों में से अगर कोई भी एक चीज नहीं है तो वो चीज बस चीज है, वस्तु है, सजीव नहीं है। फिलहाल पृथ्वी पर की हर एक वस्तु को हम सजीव और निर्जीव इन 2 प्रकारों में बांट सकते हैं, लेकिन करीब 4.5 अरब साल पहले ऐसा कोई भेद नहीं था। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और मैग्नीशियम से बनी संपूर्ण पृथ्वी निर्जन थी, निर्जीव थी। चारों तरफ ज्वालामुखी, लावा, गर्म हवा और समुद्र जैसी चीजें पृथ्वी पर थी। कहीं पर भी जीवन का संचार नहीं था। उस समय पृथ्वी एक गैस चैम्बर थी, मानो पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ है, उसका प्रलय हो रहा है। आसमान में जाने वाली गर्म हवाएं अंततः ठंडी होकर बारिश में भी परिवर्तित होती थी, लेकिन नीचे गर्मी इतनी कि वो फिर से भाप बन जाती थी। पृथ्वी का उस समय का ऐसा खतरनाक वातावरण देखने वाला कोई जीव तब मौजूद नहीं था। धरती पर जीवन की अभी शुरुआत नहीं हुई थी। पृथ्वी के जन्म के करीब 1 अरब साल बाद पृथ्वी पर प्रथम जीवन का उद्भव हुआ। कुदरत के आंगन में पहली बार जीवन का पालना बंधा था, और इस झूले को उत्क्रांति की एक अदृश्य रेशम डोरी अविरत रूप से झुलाने वाली थी। पृथ्वी पर उस समय मौजूद हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे मूल तत्व ही प्रथम जीवन के निर्माण के लिए निमित्त बने थे। और इसलिए इस बात पर यह क्वेश्चन होना लाजमी है
कि समान कच्चे मटेरियल से यानी कि पृथ्वी के मूलभूत कणों से ही बनी कुछ चीजें सजीव तो कुछ चीजें निर्जीव कैसे है? इस बात का अगर बहुत ही शॉर्ट में आंसर दूं तो ऐसा कह सकते हैं कि इसके लिए जवाबदार है उन मूल तत्वों का बेसिक कॉम्बिनेशन। मसलन मान लो कि कार्बन के कुछ तत्व एक अलग प्रक्रिया से कंबाइन हो तो वो तुच्छ कोयले का निर्माण करेंगे, और उसी कार्बन के वही तत्व अगर किसी और कॉम्बिनेशन से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो मूल्यवान चमकता हीरा बन जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये जवाब इतना संतोषकारक नहीं है, क्योंकि कोयले और हीरे से कई गुना ज्यादा तफावत है निर्जीव और सजीव में। अब दोस्तों, सजीव और निर्जीव के बीच का भेद तो आपके सामने स्पष्ट है, फिर भी हमारा सवाल अभी भी ज्यों का त्यों है। और हमारा सवाल है कि आखिर एक ही पदार्थ दो अलग अलग चीजें कैसे बना सकता है? यानी कि एक ही रॉ मटेरियल से बनी दो अलग अलग चीजें, एक सजीव तो एक निर्जीव कैसे हो सकती है? एक ही पदार्थ से बनी कोई एक चीज निर्जीव रह जाए तो दूसरी वस्तु में जीवन कौन फूंकता है? दोस्तों, ये सवाल जीव शास्त्र के खोजकर्ताओं के लिए सालों तक क्वेश्चन ऑफ मिलेनियम था। हालांकि धर्मों की किताब ने इसका जवाब पहले ही दे दिया था, जो ये था कि आज जीवन जगत जैसा भी है ठीक वैसा ही ईश्वर ने उत्पन्न किया था। गॉड ने इंसान बनाए और उसमें जीवन फूंक दिया। इंसान आज जैसा है वैसा ही अवतरित हुआ था, उसमें कोई भी खास फेरफार नहीं हुए। और ऐसे कथन को 16वीं और 17वीं सदी के वैज्ञानिक मान भी गए थे। लेकिन 19वीं सदी में एंट्री हुई द वन एंड ओनली चार्ल्स डार्विन की, और उसने इन कथाकथित धार्मिक चीजों को गलत पुरवार कर दिया और सभी संशोधकों को जहां थे वहां फिर से ला खड़ा कर दिया। अब शोधकर्ताओं को जीवन की उत्पत्ति के इस जटिल सवाल का तर्कपूर्ण जवाब खोजना था, जिसकी प्राथमिक खोज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी कोई चीज सड़ जाती थी या कोई मृतदेह सड़ जाता था, तब उसमें अपने आप ही कीड़े पैदा होने लगते थे। अब ये कीड़े अचानक से कैसे पैदा हो जाते थे, ये एक रहस्य था, और इसलिए कई शोधकर्ताओं ने उस वक्त आत्मविश्वास के साथ मान लिया कि आदिकाल के प्रथम जीव की तरह ही ये कीटक भी स्वयंभू रीते ही पैदा होते होंगे, और ये स्वयंभू तरीके से यानी कि चमत्कारी तरीके से। और जहाँ चमत्कार की बात आ जाती है वहाँ आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता या समझा नहीं पाता, उसे ही नाम दे देता है चमत्कार का। और इस तरह जीवन की शुरुआत का ये रहस्य सालों तक रहस्य ही बना रहा। अब कुछ साल बीतते हैं और साल आता है साल 1862 का। लुई पास्तर नाम का एक फ्रेंच वैज्ञानिक इस साल एक प्रयोग करता है। लुई पास्तर ने एक कांच के पात्र में सूप को भर दिया। बाहर से कोई सूक्ष्म जीव इस कांच के बर्तन में एंटर ना हो पाए, इसलिए इसे चुस्त बना दिया, और इस कांच के बर्तन में सूप को एक उत्कलन बिंदु तक गर्म किया गया। और इसके बाद लुई पास्तर ने कई दिनों क्या कई महीनों तक राह देखी, लेकिन इस सूप में कोई भी जीव, कोई भी कीड़े स्वयंभू तरीके से पैदा नहीं हुए। और ये चमत्कारिक तरीके से अपने आप ही पैदा होने वाले पहले इंसान की थियरी को लुई पास्तर ने गलत पुरवार कर दिया, और सब खोजकर्ता फिर से ज्यों के त्यों आके खड़े हो गए। जीवन की उत्पत्ति की खोज करने की एक नई थियरी फिर से वो ढूंढने लगे। लुई पास्तर के बाद भी सालों गुजर गए और कोई भी वैज्ञानिक तर्कपूर्ण तरीके से ये नहीं समझा पाया कि आखिर इस पृथ्वी पे पहला जीव कौन था या जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अब इसके बाद आती है 20वीं शताब्दी। साल था 1929। एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जिसे भारतीय संस्कृति इतनी पसंद थी कि वो भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गया था। वैज्ञानिक का नाम था JBS हाल्डेन। हाल्डेन ने साल 1929 में ये बताया कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम जीवन का उद्भव वास्तव में स्वयंभू तरीके से ही हुआ था। जी हाँ, जीवन का उद्भव अपने आप ही हुआ था। लेकिन इसके साथ हाल्डेन ने यह भी बताया कि यह सब कुछ एकदम से या यूं अचानक से नहीं हुआ था, या ऊपर से कोई स्वयंभू इंसान नहीं पैदा हुआ था, लेकिन ये उत्पत्ति होने में करोड़ों साल लग गए। ये प्रोसेस धीरे धीरे हुआ और इसे होने में मिनिमम 1 अरब साल का वक्त लगा। इतना ही नहीं, हाल्डेन ने यह भी कहा कि पृथ्वी पर उस वक्त जीवन की जो उत्पत्ति हुई वो बस हो गई, लेकिन अब वो कभी भी नहीं होगी। आज जो पृथ्वी का वातावरण है वो स्वयंभू जीवन की उत्पत्ति करने लायक नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, जो कुछ भी उत्पत्ति हो गई उनमें से अलग अलग जीव बनने लगे और जीव अपने वंशावली को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन आज अगर पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता है तो फिर से जीवन पैदा करने के लिए पृथ्वी का आज एटमॉस्फेयर ही ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि प्राण वायु के नाम से जाना जाने वाला ऑक्सीजन वास्तव में प्राण घातक वायु है और ये प्राण घातक वायु किसी जीवन को पृथ्वी पर पनपने ही नहीं देगा। अब आपके मन में शंका होगी कि हितेश भाई ये कैसी बात कर रहे हो, प्राण घातक वायु, ऑक्सीजन प्राण घातक वायु कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, JBS हाल्डेन के अनुसार ये बात सच है। चलिए आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। ऑक्सीजन वायु सच में हमारे प्राणों को चलाता है क्योंकि हम ऑलरेडी उत्पन्न हो चुके हैं, लेकिन जीवन के पनपने के लिए, नए जीवन की स्वयंभू शुरुआत करने के लिए ये वायु प्राणघातक है। और खगोलविदों को जब किसी अन्य ग्रह पर ऑक्सीजन थोड़ा बहुत मिल जाए तो वो ज्यादा खुश नहीं होते हैं। हाँ, वहाँ का वातावरण अगर जीने लायक है तो वो हमारे लिए अनुकूलित हो सकता है, लेकिन वो ये मान लेते हैं कि वहाँ पर जीवन तो नहीं ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के द्वारा बहुत सारी चीजों का विनाश कर देता है, क्योंकि उसका कुछ रासायनिक बंधारण ही ऐसा है। उदाहरण ले तो लोहे को ऑक्सीजन Fe2O3 में परिवर्तित कर देता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग। हाइड्रोजन को वो H2O में परिवर्तित कर देता है, यानी कि पानी में, और उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही मिटा देता है। कुछ संजोगों में तो ऑक्सीजन CO को यानी कि कार्बन मोनोक्साइड को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में पलट देता है। और इस तरह एक केमिस्ट की आंखों से देखा जाए तो प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन असल में बहुत ही ज्यादा सक्रिय वायु है। इवोल्यूशन के दौरान कुछ बैक्टीरिया को बात कर दे तो उनके अलावा सभी प्राणी, पक्षी, आप, मैं, इंसान, जानवर, सब के सब अपने मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापाचन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगे। और ये भी बस इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा खुराक का दहन होता है और वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसलिए जब जीवन की पृथ्वी पर शुरुआत हो गई उसके बाद ऑक्सीजन हमारे लिए वरदानदायक है, किंतु जीवन का आरंभ करने के लिए ये वायु वरदानदायक कतई नहीं है। अब गोबर गैस यानी कि मीथेन, जिसका सूत्र है CH4, इसे बनाने के लिए एनोरेबिक नाम के बैक्टीरिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अपने चयापाचन की क्रिया को चलाते हैं, और इसके लिए इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर से इनके लिए तो ऑक्सीजन प्राण घातक है। इंसान के साथ अन्य प्राणी और पक्षी के लिए भी ऑक्सीजन प्राण घातक साबित हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इवोल्यूशन के बाद इन सब सजीवों के अंदर पैदा होने वाले पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, डाइस्म्यूटेज और एंजाइम्स ऑक्सीजन की जानलेवा असर के सामने सभी जीवों को प्रोटेक्ट करते रहे। जीव उत्पत्ति की शुरुआत में इवोल्यूशन की प्रोसेस बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। वैसे भी इवोल्यूशन बहुत ही धीमी गति से ही होता है, और इस वजह से हमारे पूर्वजों को यानी कि पृथ्वी के शुरुआती जीवों को ऐसा वातावरण मिल गया जब इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन था ही नहीं और धीरे धीरे पृथ्वी में ऐड हो रहा था। और इन सानुकूलित वातावरण में ऑक्सीजन के सामने रक्षणात्मक कार्यवाही करने के लिए इन जीवों का धीमी गति से इवॉल्व होना उनके लिए वरदान साबित हुआ। और आखिरकार सब जीव इस तरीके से डेवलप हो चुके हैं आज कि ऑक्सीजन की उनके शरीर पे विपरीत असर नहीं हो रही है। अब दोस्तों चलिए हम डॉक्टर JBN हाल्डेन की नजर से शुरुआती पृथ्वी पर क्या घटित हुआ उस एक एक घटना को आपको इस एक वीडियो में दिखाते हैं। दिल थाम के बैठिए, आपको शुरुआती पृथ्वी की एक एक दास्तां आज देखने को मिलेगी। आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की ज्यादातर सतह यानी कि आज से बहुत ज्यादा सतह समुद्र से ढकी हुई थी। ये समुद्र का पानी भी ठंडा नहीं लेकिन वार्म हुआ करता था। दिन की धूप में वातावरण बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता था। ऊपर से पृथ्वी पर कहीं पर भी 1% भी ऑक्सीजन नहीं था। O2 नहीं था, इसलिए पृथ्वी के आसपास ओजोन का पड़ यानी कि O3 की लेयर की भी अभी रचना नहीं हुई थी, और परिणाम स्वरूप सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी पृथ्वी की सतह पर गिरती थी। और इस हालात में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होना तो भूल ही जाओ। पृथ्वी पूरी खंडहर जैसी थी। पृथ्वी के वातावरण की बात करें तो उसकी पड़ों में ऑक्सीजन नहीं लेकिन मीथेन यानी कि CH4, एमोनिया यानी कि NH3, हाइड्रोजन यानी कि H2 और पानी की कुछ भाप यानी कि H2O। पृथ्वी का पूरा वातावरण इन सब से बना हुआ था। ऐसे एटमॉस्फेयर में पृथ्वी की सतह पर और सतह के ऊपर भी जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती थी। लेकिन एक जगह थी जहां पर शायद
जीवन के अंकुर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी में ही सही लेकिन फूट सकते थे, और वो जगह थी समुद्र की भीतरी दुनिया। हालांकि वहां पर भी जीवन की पॉसिबिलिटीज तो बहुत ही कम, यानी कि 0.0000001% थी। अब आप ही सोचिए कि ऐसे वातावरण में अचानक कुछ केमिकल, कुछ रसायन एक दूसरे के साथ मिल जाए, एक कॉम्बिनेशन बनाए और जीवन पैदा हो। ऐसा होने में दोस्तों आपको कितने % चांस लगते हैं? ऐसा तो आमतौर पर हो ही नहीं सकता था ना, लेकिन ऐसा हुआ। हाँ, होने में बहुत वक्त लगा लेकिन हुआ। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र की अंदरूनी दुनिया में कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 5 और नाइट्रोजन का एक पार्टिकल एक स्पेसिफिक पैटर्न में इकट्ठा हुए और ग्लाइसिन कहे जाने वाले एक एमिनो एसिड की रचना हुई। यहाँ पर दोस्तों एक बात जान लो कि ये एमिनो एसिड दरअसल किसी सेल का निर्माण करने वाला प्रोटीन है, और ऐसे कुछ 22 एमिनो एसिड जैसे कि ग्लाइसिनिन, एलानाइन, लाइसिन, वेलाइन, ल्यूसिन, ऐसे सभी एमिनो एसिड संयुक्त रूप से मिलकर एक प्रोटीन की रचना करते हैं, और ये प्रोटीन सेल यानी कि कोशों को बनाता है। और ये सेल ईंट या पत्थर होते हैं जिनके बिना देह नामक इमारत की कभी रचना ही नहीं होती। अब आपको ये ख्याल आएगा कि कहाँ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे सब अलग अलग पार्टिकल्स ने मिलकर एक विशिष्ट रचना वाले बॉडी बिल्डर यानी कि प्रोटीन ग्लाइसिन की रचना की होगी। ये तो एक चमत्कार जैसा लगता है ना। लेकिन एक बात जान लो दोस्तों, चावल में से भात यानी कि राइस भी बनते हैं, और उन्हीं चावल में से इडली भी बनती है, और उन्हीं चावल में से डोसे भी। अलग अलग कॉम्बिनेशन और अलग अलग रीत से अलग अलग चीजें बनाई जा सकती है। ये बात समझ लेने के बाद आपको ये बात चमत्कार नहीं लगेगी। लेकिन अभी भी एक सवाल हो सकता है कि आखिर ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठा कैसे हुए? तो दोस्तों इसका जवाब है अवकाशी बिजली। जी हाँ दोस्तों, समुद्र पर वारंवार बिजली के प्रहार होते रहते हैं, और पृथ्वी के शुरुआती समय में तो ये प्रहार बहुत ही जबरदस्त हुआ करते थे। और बिजली के होते रहे इन समुद्री प्रहारों में समुद्र का पानी और उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स और भीतरी चीजें गाढ़ी और इकट्ठा होती रही, और करोड़ों सालों बाद ऐसे बहुत सारे संयोजन बने, लेकिन एक संयोजन ऐसा बना जिसने प्रोटीन का निर्माण किया। लाखों स्ट्रक्चर्स, लाखों संयोजन में से बस एक ही ये काम का था जो पृथ्वी पर जीवन को आगे बढ़ाने वाला था। कुछ करोड़ों साल और आगे बढ़ते हैं, और ये प्रोटीन इतने सालों में धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है, और प्रोटीन बना लेता है एक छोटा सा सेल, और ये सेल आगे चल के धीरे धीरे दिल, मूत्रपिंड, फेफड़े और हाथ पांव बनाने वाला था। अब आदिकाल में समुद्रों में एक और सुखद अकस्मात होता है। हवा की लहरें और पानी के गर्म और ठंडे प्रवाह समुद्र की अंदरूनी दुनिया में चहल पहल मचाते रहते हैं, और समुद्र के भीतर ग्लूकोज और एडिनाइन और इन दोनों के ही साथ और 2 डिजिट के यानी कि ऐसे 4 पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और ये चारों मिलकर एक जोड़ी बनाते हैं, एक रचना करते हैं। और ये रचना एक बुनी हुई चैन की तरह एक सीढ़ी समान होती है जिसे हम डीएनए कहते हैं। और अब इस कोर्स को डीएनए भी मिल गया, और उसके बाद आरएनए की भी रचना हुई। डीएनए यानी कि दोस्तों एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ गया। अब ये सॉफ्टवेयर याद रखेगा कि आगे होने वाली रचनाओं में उसे हूबहू अपने पुराने कोर्स की डिट्टो कॉपी बनानी है। अब तो पक्के तौर पर यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर एक कोषीय जीव अवतरित हो चुका है, और आखिरकार करोड़ों सालों बाद पृथ्वी पर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब पृथ्वी के आंगन में जीवन का झूला झूलने लगा। लेकिन ये जीव अभी एक कोषीय अमीबा का है जो हिलजुल नहीं सकता, इसलिए उसे पूर्ण रूप से सजीव नहीं कह सकते। ये अभी एक ग्रे कैटेगरी में है। लेकिन बाद के लाखों सालों में जीवन के रूप में समुद्र में सभी जगह पर समुद्री शैवाल फैलती रही। धरती पर करोड़ों साल तक इन शैवाल का अस्तित्व रहता है, जो शैवाल समुद्र में ज्यादा होती थी। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर सिर्फ इन शैवाल का अस्तित्व रहना ही हमारे आज के अस्तित्व के लिए कारणभूत रहा है, क्योंकि अगर करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर शैवाल का वर्चस्व ना होता तो आज हम इंसानों के साथ सभी जीव सृष्टि पैदा ही नहीं हुई होती। पृथ्वी पर समुद्रों में चारों ओर फैली हुई ये शैवाल सूर्य की ऊर्जा को काम पे लगा देती है और समुद्री पानी को विघटित करके हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देती है, और पृथ्वी के वातावरण में पहली बार टन के हिसाब से जहरीला ऑक्सीजन वायु ऐड होता है। और बस यहाँ से आगे भविष्य में
कभी भी इस ऑक्सीजन के कारण पृथ्वी पर स्वयंभू कोई जीवन उत्पन्न होने वाला नहीं है। अब यहाँ से आगे बस इवोल्यूशन होने वाला है, और ये इवोल्यूशन, ये उत्क्रांति बहुत ही क्रांतिकारी रूप से होने वाली है, ये भी निश्चित है। अब इन समुद्री शैवाल ने पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के सामने ऑक्सीजन का प्रमाण और ज्यादा बढ़ा दिया है। अभी तक इन शैवाल और कुछ और वनस्पति के लिए ऑक्सीजन कोई काम का नहीं था, इसलिए अब ऑक्सीजन का भी सदुपयोग कर सके ऐसे एक अलग जीवन की इन्हीं शैवाल में से रचना होती है, इवोल्यूशन होता है, और ऑक्सीजन का उपयोग करने वाली ये नई जीव सृष्टि वायरस और बैक्टीरियाज के रूप में खिलने लगती है। इस तरह और करोड़ों साल बीत जाते हैं और बहुत ही धीमी प्रोसेस से इवोल्यूशन होते होते समुद्र में ही कुछ आकार वाले, स्पाइनल कॉर्ड वाले और बहुकोशीय जीवों की रचना होती है। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की नई प्रजातियां थी जो कि एक कोशीय सूक्ष्म जीव से विकसित हुए थे। अब इस जीव से मिलिए, ये है पिकाया। ये छोटे जीव शुरुआत में केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन पिकायाज ने अपने शरीर में एक बहुत ही खास चीज को विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। जी हाँ दोस्तों, ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी, और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुए करोड़ों साल बीत चुके हैं। सभी समुद्री जीवों ने अपने आप को और ज्यादा विकसित कर दिया है। पृथ्वी अब कुछ जानी पहचानी लग रही है, और इस वक्त तक पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पेंजिया अब और भी कई सारे भागों में बिखर गया है। किंतु अब भी यहाँ पर जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे, और धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं दिख रहे थे, और ऐसा सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से था। और धीरे धीरे उसी वक्त धरती के वायुमंडल में एक नई परत का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल का ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन लेयर में बदल रहा था, और धीरे धीरे ऐसे सानुकूलित वातावरण में समुद्री जीव समुद्र को छोड़कर समुद्र तल पर आने लगते हैं, और बहुत सालों बाद ये समुद्र तल से बचते बचाते कुछ करके जमीन पर भी आ जाते हैं। इससे मिलिए, ये है समुद्र में रहने वाली हमारी पूर्वज मछली, जिसे कहते हैं टिक्टैलिक। इसने पहली बार समुद्र से बाहर जमीन पर आने का निर्णय लिया, और इसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया, और धीरे धीरे समय गुजरते गुजरते ये जीव जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगा। समुद्र से बाहर पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की हाजिरी में ऐसे जीव धीरे धीरे अपनी एक नई श्वसन क्रिया और चयापचय की क्रिया को विकसित करते हैं, ताकि वो समुद्र के बाहर भी जिंदा रह सके। और ऑक्सीजन यानी कि ये प्राण घातक वायु ऐसे जीवों के लिए प्राणदाता बन जाता है। समुद्र से सबसे पहले बाहर आने वाले ये जीव वही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों के तौर पर विकसित होने वाले थे। और इस तरह से इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। अब इस पृथ्वी पर निर्जीव और सजीव के बीच बहुत बड़ा भेद क्रिएट हो चुका है। अब साफ साफ देखा जा सकता है कि कौन कौन सजीव है और क्या क्या निर्जीव है। अब इस पृथ्वी पर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर ऐसे 6 तत्व जीवंत शरीर का पूरा कारोबार संभालते हैं। जेनेटिक प्रोफाइल के अनुसार कुछ तत्व कुछ अलग कॉम्बिनेशन बनाए तो वो जीवों के शरीर के श्वेत कण बन जाए, और वही तत्व कोई और रचना बनाए तो वो चमड़ी के नीचे चमड़ी को कलर देने वाला द्रव्यमान यानी कि मेलानिन बन जाए। ये पूरा खेल बस इन 6 तत्वों का है, और पृथ्वी पर जो चीज इन खेल को जानती है वो सजीव, और जो नहीं जानती वो निर्जीव। पृथ्वी पर मौजूद सजीवों में भी इस खेल की एक समय मर्यादा है, जो पूरी होने से पहले वो सजीव खुद की जेनेटिक प्रोग्रामिंग वाली ब्लूप्रिंट यानी कि अपने डीएनए की एक और कॉपी बना देते हैं, यानी कि अपनी वंश वृद्धि करते हैं। और ये समय मर्यादा यानी कि जीवन का समय, मतलब कि जीवों की आयु। अब जिस किसी भी जीव की जब भी आयु खत्म हो जाती है, तब डीएनए में मौजूद कमांड्स अपने आप ही खुद ब खुद जेनेटिक प्रोग्रामिंग को स्विच ऑफ कर देते हैं, और उस सजीव के शरीर का हर एक कोष हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस के अणुओं के रूप में अपना कार्यकाल बंद कर देता है। और पहले की तरह वो अणु फिर से एक स्ट्रक्चर में गठित नहीं होते हैं,
और इसीलिए मेटाबॉलिज्म की सिस्टम ठप हो जाती है। शरीर के सभी कोष निष्क्रिय हो जाते हैं, दिल का धड़कना बंद हो जाता है, दिमाग के चेताकोष निष्क्रिय हो जाते हैं, श्वसन क्रिया भी बंद हो जाती है और ये संकेत मिल जाता है कि जीवन का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। आप चाहो तो इस जीवन की कॉन्शियसनेस की या सक्रियता की या चेतना की विदाई को आत्मा की विदाई कह सकते हो। और दोस्तों, आपको ये जानना है कि आत्मा क्या होती है और क्या आत्मा होती भी है या नहीं, तो इसके ऊपर हमने बनाया हमारा प्रीवियस वीडियो, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइंटिफिक ज्ञान के लिए द नॉलेज को आज ही सब्सक्राइब करें। आगे मिलूंगा मैं एक और हेल्दी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।